हेलो दोस्तों। दक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हीट बजट। जैसा कि हमने पहले भी बहुत बार बजट नाम का टर्म सुन रखा होगा। इस टर्म से हम पहले से ही परिचित होंगे कि बजट क्या होता है। हाँ, तो अब देखते हैं, अगर बजट की मैं बात करता हूँ तो क्या, जैसे घर में कहते नहीं कि बजट नहीं बन रहा या इस चीज का बजट कितना है। बजट का एक्चुअल में मतलब होता है कितना पैसा आ रहा है और कितना के कहते हैं कि पैसा जा रहा है। हाँ, जितने भी इनकमिंग सोर्सेस के पैसे होंगे उसको ऐड कर दिया, और क्या कहते हैं कि जितना पैसा आ जा रहा है, इन दोनों को देखा गया, अगर ये इक्वल है तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, तो हमारा बजट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। क्या, अगर आउटगोइंग और इनकमिंग इक्वल होगा तो इसी को बोलते हैं हमारा बजट क्या है, बैलेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे तो आज हम बात करने वाले हैं किसका, हीट बजट की। तो हीट बजट में क्या होगा, यानी कि अर्थ होगा, अर्थ पे कितना हीट आ रही है और अर्थ से कितना हीट जा रही है। तो याद करो, मैंने पहले भी अर्थ पे आने वाले हीट को पहले भी बोल रखा था, इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग रेडिएशन। और इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो बाहर की ओर जाती है। तो ठीक है, तो आज हमें क्या कहते हैं कि इसी के बारे में पढ़ना है कि इनकमिंग रेडिएशन कितना है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कितना है। ये सारी चीजें, अगर क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, अर्थ पे क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो यानी कि हमें पता चल चुका कि हम क्या बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा हीट बजट को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज हीट बजट। तो देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा, अ हीट बजट इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इनकमिंग हीट, जो इनकमिंग हीट है यानी कि एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। इनकमिंग हीट मतलब एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, इनकमिंग हीट को जितना अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया वो। एंड आउटगोइंग हीट, आउटगोइंग हीट किससे होता है, स्केपिंग हीट, यानी कि अर्थ से निकल रही है। अर्थ से निकलेगी किस फॉर्म में, रेडिएशन में। यानी कि हीट बजट जो होता है वो बैलेंस होता है किसके किसके बीच में, इनकमिंग हीट और आउटगोइंग हीट के बारे में। ओके, इतना बात पता चल चुका। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट डेफिनेशन पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है, द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। याद करो, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि इनकमिंग इनकमिंग वेव्स, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, उन्हें हम शॉर्ट वेव्स भी बोलते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है या आउटगोइंग रेडिएशन होती है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। और मैंने बताया भी था कि शॉर्ट वेव्स में हाई एनर्जी होती है, लॉन्ग वेव्स में लेस एनर्जी होती है। ओके, तो यानी कि जो ये इक्विलिब्रियम है किसके किसके बीच में, इक्विलिब्रियम है बिटवीन इंसोलेशन एंड रेडिएशन इज नोन एज हीट बजट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ पे कितनी हीट आ रही है और अर्थ से कितनी हीट बाहर जा रही है, उस इक्विलिब्रियम को जो बना करके रखा हुआ है, दैट इज नोन एज हीट बजट ऑफ द अर्थ। ओके, अब क्योंकि क्या होता है कि जैसा कि हम जानते भी हैं कि हीट जो है ना, अर्थ का, अर्थ क्या करती है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, एक पहले एक डायग्राम देख लीजिए। ये क्या डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए क्या लिखा है, अर्थ बजट एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ के पे हीट आ रही है, कहाँ से आ रही है, देखो ये डायरेक्ट हीट आ रही है, और सन से ये डायरेक्ट आ रही है ना, ये डायरेक्ट हीट आ रही है। कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट इसके एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में ही। कुछ पार्ट इसके कहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। और कुछ पार्ट डायरेक्ट क्या कहते हैं कि अर्थ पे आ जाएगी, कुछ पार्ट क्या आ जाएगी, अर्थ पे आ जाएगी। कुछ अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में रह जाएगी। पहले इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ पार्ट जो अर्थ ने
जो कुछ पार्ट क्या कहते हैं कि कुछ पार्ट जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था वो भी अर्थ पे ये देखोगा आ रही है इंफ्रारेड रेडिएशन के माध्यम अर्थ में आ जा रही है। यानी कि अर्थ में क्या हो रहा है, सन से डायरेक्ट भी आ रही है और एटमॉस्फेयर से भी आ रही है। इतना क्लियर है? अर्थ से हीट डायरेक्ट भी आ रही है और अर्थ से हीट क्या कहते हैं कि कैसे आ रही है, इंफ्रारेड के फॉर्म में यहाँ पे एटमॉस्फेयर से भी आ जा रही है। अब देखिए फिर क्या होता है, जब रेडिएशन निकलने लगता है तो क्या होता है, कुछ हीट क्या होती है बादल से वापस चली जाती है, कुछ हीट क्या होती है बादल से चली जाती है वापस। बादल उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ हीट को बादल क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। कुछ हीट को क्या करता है बादल, क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बादल ने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये ऊपर चला जा रहा है। और कुछ हीट क्या कहते हैं कि अर्थ के सरफेस से क्या कहते हैं कि हीट निकल जाती है कुछ। अर्थ के सरफेस से हीट निकल जाती है, कभी कभी किसके फॉर्म में चली जाती है, कन्वेक्शन के फॉर्म में या कंडक्शन के फॉर्म में। कुछ हीट क्या कहते हैं किसके फॉर्म में चली जाती है, क्या कहते हैं कि लेटेंट हीट के फॉर्म में चली जाती है जब इवेपोरेशन होता है तो। और कुछ हीट क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में चली जाती है। तो कुल मिलाकर के ऐसे क्या होता है कि हीट अर्थ पे आती भी है और अर्थ से चली जाती है। ओके, तो ये जो आने हीट के आने और जाने का जो बैलेंस होता है ना, वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। सोचिए अगर अर्थ क्या कहते हैं कि हीट तो एब्जॉर्ब कर लेती, सोचिए अगर अर्थ हीट को तो एब्जॉर्ब कर लेती लेकिन अगर रेडिएट नहीं कर पाती तो क्या, यानी कि उसको रेडिएट नहीं कर पाती तो क्या होता, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता, बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता और लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है। और वहीं पे क्या कहते हैं कि अर्थ सोचो क्या कहते हैं कि बाहर से ही रेडिएट मतलब कि रिसीव ही नहीं करती। अगर अर्थ क्या कहते हैं कि इस रिसीव ही नहीं करती तो क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, अर्थ क्या करता है एकदम मेंटेन करके रखता है। अर्थ अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके ही रखता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ, द अर्थ एज अ होल डज नॉट अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। अर्थ ना तो पूरा जमा करती है हीट को, ना ही उसको क्या कहते हैं कि पूरी तरीके से लॉस करती है। ये क्या करती है, इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर। अपने टेम्परेचर को अर्थ क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कि अर्थ हीट को जमा करने लगती तो क्या होता, टेम्परेचर बढ़ जाता। या अर्थ हीट लॉस ही कर रही होती तो क्या होता, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता। दोनों के में क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, पेड़ पौधों के लिए सब तरीके से नुकसान ही नुकसान है। इतना क्लियर है? अगला, दिस कैन ओनली, हाँ, ये कैसे हैपन, मतलब ये कैसे हो सकता है। अगर सोचो कि कोई भी चीज अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रख सकती है, यानी कि अगर वो कहीं से हीट ले रही है तो उतना हीट वापस भी कर दे, बस वो मेंटेन करके रखेगी अपना टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी अर्थ भी क्या करती है कि वही लिखा हुआ है कि ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, यानी कि कितना हीट लॉस हुआ अगर इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन इक्वल होगा किसके बाद में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के। अगर इंसुलेशन जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के इक्वल है तो क्या होगा, तो हीट लॉस क्या होगा, सॉरी, तब टेम्परेचर मेंटेन होगा। टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए एक ही चीज का कंडीशन है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है, इंसोलेशन इक्वल टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां तक समझ आया? अब नेक्स्ट, यहाँ पे अब समझते हैं और एक पूरा समझना पड़ेगा कैसे होता है। तो अब समझते हैं कि अगर इंसुलेशन कितना हुआ है, 100% हुआ है। अगर इंसुलेशन 100% हुआ है तो जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा था, कुछ क्या होगी, कुछ क्या रही हो रही थी, कुछ
इंसोलेशन मतलब कि कुछ रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन होती वो क्या हो रही थी, डायरेक्टली अर्थ पे आ जा रही थी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, कुछ स्कैटर्ड हो जा रही, स्कैटर्ड मतलब बिखरना, रिफ्लेक्ट मतलब लौटाना, और कुछ एब्जॉर्ब हो जा रही थी। एटमॉस्फेयर में कुछ रेडिएशन क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एटमॉस्फेयर में कुछ रेडिएशन क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। स्कैटर का मतलब होता है बिखरना। जब कोई भी, जब रेडिएशन छोटे छोटे पॉइंट से टकरा करके आपस में मैटर स्पेस में ही बिखर जाती है। और रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कुछ पार्ट क्या हुई, वापस चली जाती है, यानी कि जिनको रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन करने के लिए जैसे स्नो होता है, और जैसे क्या कहते हैं आइस होती है, ये सब क्या कर सकते हैं, जैसे ये उसको क्या कहते हैं कि वापस भेज सकते हैं, रेडिएशन कर, सॉरी, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अर्थ के सरफेस से भी रिफ्लेक्शन वही के अर्थ होता है, क्लाउड से रिफ्लेक्शन कर देते हैं। ओके, ओनली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रीचेस ऑफ द अर्थ सरफेस। फिर से समझिएगा, अब देखना क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ पार्ट आ रहा है, हाँ, सन से कुछ पार्ट हीट का आ रहा है, तो क्या होता है, कुछ पार्ट क्या होगा, ऐसे आएगा और वो वापस चला जाएगा। कुछ वापस चला जाएगा का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बादल होगा उसको वापस भेज देगा, मतलब बादल से रिफ्लेक्शन हुआ। कुछ पार्ट डायरेक्ट अर्थ पे पहुंच जाएगा, कुछ पार्ट जैसे ये अर्थ का सरफेस है, कुछ पार्ट डायरेक्ट अर्थ पे आएगा। तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ये है, कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट क्या होते हैं ऐसे स्कैटर हो जाते हैं, कुछ पार्ट स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो कुछ क्या होता है अर्थ पे पहुंच रहे हैं। ओके, इतना बात समझ में आया। अब देखा गया जैसे कि, तो 35 यूनिट्स, मतलब जो 100 यूनिट्स आ रही थी उसमें 35 तो वापस ही स्पेस में भेज दी जाती, अर्थ तक 35 यूनिट्स पहुंच ही नहीं पाती, अर्थ तक 35 यूनिट्स पहुंच नहीं पाती है, यानी कि वो बाहर से ही वापस भेज भेज दी जाती है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा, इस यहाँ पे, अब देखिए इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में मुझे ये समझाना है आपको। हीट बजट में अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो कि सारा आ जाएगा। क्योंकि जो ऊपर मैंने लिख रखे हैं, ये देखिए दो दो स्लाइड्स में मैंने जो लिख रखे हैं, एक एक इसमें लिख रखा है, एक इसमें लिख रखा है। ये दो स्लाइड्स जो होती हैं वो दोनों क्या कहते हैं कि इसी बात को लिख रखा है। यहाँ पे इमेज में लिख रखा है, सॉरी, यहाँ इमेज में बना हुआ है, यहाँ इमेज में बना हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में जस्ट उसी चीजों को लिखा हुआ है। तो क्या मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है कि 35 यूनिट्स क्या होती हैं। अगर 100 यूनिट्स आ रही होती, अगर 100 यूनिट सोलर रेडिएशन आ रहा होता है, तो उसमें से 35 यूनिट्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मैंने बताया था दो तीन चीजें होंगी, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब हम यहां से समझेंगे कि अर्थ सरफेस पे कुछ पार्ट पहुंच रहा है, कुछ इनके कारण से क्या हो रहा है, बाहर रह जा रहा है। तो कितना अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है, कितना नहीं, तो मैंने बताया 35 तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई ना, तो बची कितनी 100 में से, 35 रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो बची कितनी उसमें से, 65। यानी कि अब 65 क्या होंगी, वो कहाँ पे पहुंचती है, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। 35 तो रिफ्लेक्टेड बैक, देखना फिर से समझना, यहां से समझने की बात है। मैंने क्या बताया अभी तक कि 35% क्या है, रिफ्लेक्टेड बैक है, यानी कि 35 तो वापस चली जाएंगी, लेकिन क्या होगा, एक मिनट बस, ये देखिए, टोटल 100 यूनिट्स थी, 100 यूनिट्स में से 35 यूनिट क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड, तो कितनी बची, 65%, 65 यूनिट। ये 65 यूनिट कहाँ पे आएंगी, एटमॉस्फेयर में। देखिए अर्थ सरफेस पे नहीं आई है, यही समझना है, 35% जो आती है वो एटमॉस्फेयर पे आती है। एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी आई, 35, सॉरी 65, 35 तो वापस चली गई। अब क्या होता है, इस 30, इसमें से क्या हो रहा है कि
वो 27% किस 27 किससे वापस गया था? 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स। 27% जो थे वो क्या कहते हैं कि टॉप ऑफ द क्लाउड से गए थे। कहाँ से गए थे? टॉप ऑफ द क्लाउड से। और क्या कहते हैं कि वहीं पे क्या कहते हैं कि 2 यूनिट्स किसके थ्रू गए थे? स्नो से। क्या कहते हैं कि स्नो हो गया, आइस कवर्ड एरिया जो अर्थ से, उनसे उनका रिफ्लेक्शन हो गया। और 6% जो थे वो क्या कहते हैं कि किससे हो गए? क्या कहते हैं, स्कैटरिंग हो गई उनकी। तो कुल मिलाकर के देखिए, 27 प्लस में 2, 29 प्लस में 6, 35, यानी कि 35 तो बाहर चले गए। जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट होता है ना, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो ऑफ द अर्थ। एल्बिडो ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कितना रिफ्लेक्शन हुआ है। द रिफ्लेक्शन अमाउंट ऑफ द, कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ठीक है। एल्बिडो क्या होता है? कितना वापस चली गई लाइट, कितना रेडिएशन वापस चला गया, दैट इज नोन एज एल्बिडो ऑफ द अर्थ। क्या? अब देखो यहाँ पे कितना एल्बिडो हुआ, सबसे पहले देखना, फिर से समझना। कितना एल्बिडो हुआ? मैंने बताया टोटल आना था 100। 100 में से क्या हुआ? 27 तो रिफ्लेक्ट बैक हो गए किससे? टॉप ऑफ द क्लाउड से। क्लाउड से कितने चले गए? 27%। और 2% किससे गए? स्नो से गए, चले गए। और बाकी 6% का क्या हो गया? रेडिएशन। यानी कि टोटल तो कितना हो गया, समझना। रिफ्लेक्शन कितना हुआ? रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड 27। रिफ्लेक्शन बाई स्नो, आइस कवर्ड अर्थ कितना हुआ? 2। और मैंने बताया स्कैटरिंग कितने की हो गई? 6% की। तो टोटल कितने लॉस हो गए? 35, यानी कि 35 तो वापस चले गए। अब आ कह रहे हैं, आ कितना रहा है एटमॉस्फेयर में, कितना आ रहा है? 100 में से 35 माइनस कर दो, तो 65 जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है। जो ये 35% चला गया, यूनिट चला गया, दैट इज नोन एज एल्बिडो। तो मैंने बताया रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो। अब जो 65 है, इसमें से क्या होगा? कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर लेगा, कुछ पार्ट अर्थ सरफेस लेगा। अब देखना, पूरे पूरे के पूरे कितने चले गए? पूरे 35 बाहर चले गए। आ कितना अंदर, कितना आ रहा है देखना। ये डायग्राम समझ लो ऐसे, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। और ये क्या है? अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ। अब समझना, मैंने क्या बताया, यहां से लाइट है, ये सन है। कितना? 35% जब रिफ्लेक्ट हो गया, 35% बाहर रह गया, तो अंदर क्या हुआ? कुछ एटमॉस्फेयर ने ले लिया, और कुछ क्या कहते हैं कि इसने ले लिया। ठीक है। कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर ने ले लिया, कुछ पार्ट क्या कहते हैं कि अर्थ सरफेस ने लिया। एटमॉस्फेयर में ने कितना ले लिया? 14%। 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने ले लिया। और क्या कहते हैं कि जो अर्थ सरफेस के पास आया, वो आया 51। यही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? जो 65 बचे, 35 तो बाहर चला गया था, जो 65 बचे थे उसमें से 14 किसके पास चला गया? एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया था। और वहीं पे 51 कितना था? वो अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है। अब फिर से एक बार इसको समझते हैं। अभी तक जितना पढ़ा था हमने, क्या बताया? तो अभी आपको पता चल चुका होगा एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो ऑफ द अर्थ का मतलब था रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द अर्थ, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द हीट इज नोन एज एल्बिडो। अर्थ से जितना रेडिएशन या रिफ्लेक्शन हुआ होगा, जितना भी हीट का रिफ्लेक्शन हुआ होगा, दैट इज नोन एज एल्बिडो। अब सुनना, मैंने बताया 100% है या 100 यूनिट है। अब इस 100 यूनिट में से क्या हुआ? रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग कितने परसेंट की होगी? 35 की।
ओके, तो इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस लिख दूं। तो कितना बच गया, 65। अब ये जो 65 था, कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर ने ले लिया। कितना ले लिया एटमॉस्फेयर ने, 14। और कुछ पार्ट किसने ले लिया, क्या नाम है, अर्थ सरफेस ने। अर्थ सरफेस ने कितना ले लिया, 51। तो यानी कि देखो टोटल तो अभी तक तो 100 रहा है। अब समझते हैं कि अर्थ ने इतना रिसीव कर लिया, 51। अब क्या होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब होता है रेडिएशन फ्रॉम द लैंड, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अब रेडिएशन होगा, और कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेयर में होगा। अर्थ का रेडिएशन कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में ही तो होता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अर्थ रेडिएट बैक, जो 51 यूनिट्स अर्थ के पास थी, उसको वो रेडिएट करेगा, कहाँ रेडिएट करेगा, एटमॉस्फेयर में रेडिएट करेगा ना। अब समझना, जब वो रेडिएशन करता है अर्थ, तो 17% डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है, मतलब इस किसके पास में नहीं जाता, एटमॉस्फेयर के पास में नहीं जाता। अब जब अर्थ रेडिएट करेगा, अर्थ कितने, अर्थ के पास में कितना था, 51 यूनिट था। 51 यूनिट भी दो पार्ट में समझ लो। 51 का जो तय कहते हैं कि 17 यूनिट्स है, वो पूरा एकदम बाहर चला गया, मतलब एटमॉस्फेयर में ही नहीं रहा। और बचा 34%, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। अब मुझे बताना एटमॉस्फेयर के पास कितना होगा, एटमॉस्फेयर के पास अब कितना होगा, 48 यूनिट्स होगा। कैसे समझना फिर से, क्या अब अर्थ के पास में कितना था, सुनना, क्या मैंने बताया, एक मिनट बस, यहाँ देखना, क्या मैंने बताया अभी समझना फिर से। मैंने बोला कि अर्थ के पास पहले आया 100 यूनिट्स, अर्थ के पास है टोटल 100 यूनिट, सॉरी, 100 यूनिट्स का रेडिएशन सन से आ रहा है, 100 यूनिट्स का। उस 100 यूनिट में से 35 क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, 35 रिफ्लेक्ट हो गया, तो कितना बचा, 65। ये 65 कहाँ पे जाता है, ये ये स्पेस में चला गया, ये जो 35 था वो स्पेस में चला गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 65 वाला किस में चला गया, एटमॉस्फेयर में। 65 में 34 किस में चला गया, एटमॉस्फेयर में। बचा क्या, 51। 51 कहाँ पे चले गए, अर्थ में। ओके, इतना बात समझ में आया। ये क्या कहते हैं कि क्या था, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन था, इंसोलेशन की बात कर रहा था मैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन में ये बात हुई थी। अब देखना, ये जो 51 यूनिट्स है, इसका क्या होगा, ये जो 51 यूनिट्स है, इसका रेडिएशन बाहर की ओर होगा। तब समझना, जब बाहर की ओर कितना होगा, देखो इंसोलेशन में तुम्हारे पास में कितना आ गया, ये आ गया। आउटगोइंग में क्या होता है, मैंने बताया जी, अर्थ सरफेस पे जितना आया, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे कितना था, 51 था। अर्थ सरफेस का जो 51 का जो पार्ट है, 17, ये डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है। स्पेस का मतलब बाहर चला गया। अब बचा कितना इसमें से, इसमें से बचा 34। वो जो 34 होगा, वो चला जाता है एटमॉस्फेयर में। अब मुझे बताओ एटमॉस्फेयर के पास अब कितना बचा है, यानी कि एटमॉस्फेयर के पास देखो, ये 51 तो में से देखो 17 बाहर जा चुके हैं। अब एटमॉस्फेयर के पास बचा 14 प्लस में 34, यानी कि एटमॉस्फेयर के पास में बचा 48 यूनिट। एटमॉस्फेयर से ये 48 धीरे 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 करके बाहर चला जाता है, यानी कि बचा कितना, जीरो। एटमॉस्फेयर से भी ये 48 फिर बाद में बाहर चला जाता है, और फिर बचा कितना, जीरो। तो यानी कि इंसुलेशन जितना था उतना ही क्या हुआ, बाहर भी चला गया। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, हीट में कैसे बाहर आती है, या हीट कितना अंदर है। ओके, दैट इज नोन एट हीट बैलेंस। यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट, जितना अर्थ ने 51 लिया था, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मैंने बता रखा है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब होता है रेडिएशन फ्रॉम द लैंड। अब देखना क्या होता है, ऑफ दिस 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड स्पेस डायरेक्टली। क्या होता है स्पेस में डायरेक्टली, क्या होता है वो सिर्फ 17 यूनिट्स क्या होता है, स्पेस में चले जाते हैं। अब बचा 34 यूनिट्स बचा ना, वो 34 यूनिट्स क्या होगा,
दो पार्ट में, तीन पार्ट में बढ़ता है। 6 यूनिट क्या होता है, एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 6 यूनिट को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। 9 यूनिट्स क्या होते हैं, कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू। कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू किस में जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही, यहाँ पर भी जाता है, ये भी एटमॉस्फेयर में चला गया। तो देखो 6 और 9 15। अब यहाँ पे जो 19 यूनिट्स हैं, ये क्या होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, जब क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन, जब इवेपोरेशन के कारण पानी ऊपर उठता है, इवेपोरेशन के कारण पानी उठता है, तो जब ऊपर जाता है तो क्या होता है कि उसका कंडेंसेशन होता है, मतलब वो इवेपोरेशन जब बारिश की बूंद में बदल रहा होता है, वो जो इवेपोरेशन वाला गैस है यानी कि वाटर वेपर है, वो इवेपोरेशन वाला वाटर वेपर जब पानी में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। और जब जब कंडेंसेशन होगा तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जब जब कंडेंसेशन होता है तो हीट रिलीज होती है। कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर का वाटर में बनना। और वाटर वेपर जब वाटर में बनता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ओके। इवेपोरेशन में हीट गेन होता है। इवेपोरेशन किसकी वजह से होता है, हीट गेन की वजह से होता है। इवेपोरेशन किसकी वजह से होता है, हीट गेन की वजह से होता है। और जबकि क्या कहते हैं कि जबकि क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन में क्या होता है, हीट लॉस होता है। यानी कि हीट, वो जो लॉस हुआ, वो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन में 19%, 19 यूनिट हीट का लॉस होता है। ओके। तो यानी कि पूरा जा करके वो 34। अब वही मैंने पहले भी बताया था कि 14 वहां से शुरू में ही बचा था। 14 तो इंसोल डायरेक्ट आया था, 14 पहले से, और 34। अब वो कितना हो गया, 48। अब ये जो 48, देखो 14 कहाँ से आए हैं, इंसोलेशन से आए थे, और ये 34 कहाँ से आए हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। अब ये फिर से ये क्या कहते हैं कि धीरे 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 करके स्पेस में चले जाते हैं। तो टोटल कितना रेडिएशन हो गया देखो, टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ 17 प्लस में 48, टोटल कितना हो गया 65। और 65 आया था और 65 चला गया, तो हो गया इक्वल। 65 आया था और 65 चला गया, तो हो गया इक्वल, हो गया ना। समझ आया कि नहीं समझ आया, चलिए ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हीट, क्या कहते हैं कि बजट। अब देखना इस डायग्राम से समझते हैं, फिर से वही जो प्रोसेस अपनी हमने देखा था, उसी उसी प्रोसेस को इसमें डायग्राम में देखते हैं। देखना क्या मैंने बताया था अभी, अभी बताया था टोटल आपके पास में क्या है, 100 यूनिट्स हैं। ये 100 यूनिट्स हैं। इस 100 यूनिट्स में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन से कितना अर्थ में चला जा रहा है, 34%। अर्थ सरफेस में कितना गया डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू, 34। ओके। अब देखना, क्लाउड ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। कितना रिफ्लेक्ट कर दिया क्लाउड ने, 27। माइनस लगा है ना, माइनस का मतलब होता है कि वापस चला गया 27। और यहाँ पे अर्थ पे जो स्नो वगैरह होंगे, स्नो, आइस, इन सब ने क्या किया, 2% और लॉस कर दिया। और 6% का क्या हो गया, स्कैटरिंग हो गया। अब देखो कितना परसेंट टोटल, कितना कितना गायब हो गया, मतलब कितना वापस नहीं आया, देखना समझना, कितना चला गया और कितना रह गया। अभी देखना क्या हो गया, ये देखना 27, ये कितना हो गया, 29। और 29 और 6 कितना हो गया, 35। यानी कि 35 तो वो चला ही गया। यानी कि अंदर कितना आया एटमॉस्फेयर के, 65। अंदर कितना आया, 65, और बाहर कितना रह गया, 35। यानी कि अगर इसने 65 लिया है, इतने ने, तो इसको 65 क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। देखो अर्थ ने 65 लिया था, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में 65 क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। देखो 17 ये, और ये 48, ये टोटल कितने चले गए, 65। यानी कि अर्थ के इधर कितना आया था, समझना फिर से। ये है एटमॉस्फेयर, देखना अब फिर से एकदम क्लियर समझना, ये है एटमॉस्फेयर। ओके। ये है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे अंदर कितना आया, अंदर बताओ हीट कितनी आई है, देखो 6 ये चला गया, 100 में 6 चला गया, 94। 94 में से 2 चले जाएं तो इसको भी घटा दो, क्या कहते हैं 92। 92 में से ये 27 घटा दो, टोटल 35 मतलब बाहर चला गया। तो यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना आया, 65। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर ने 65 लिया है,
तो एटमॉस्फेयर को 65 लॉस करना पड़ेगा ताकि हमारा टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो यहाँ पे देखो लॉस भी कितना हुआ है 65 का, देख लो ना ये कितना हुआ 17 और 8 48, तो 65 लॉस भी हुआ। ओके, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा आगे क्या बात कर रहे हैं। क्या हुआ जो 65 अंदर आया था उसमें मैंने बताया भी था कि 17 क्या हो रहा है, अर्थ क्या कहते हैं कि एब्जॉर्ब कर ले रहा है यहाँ से, स्कैटर्ड रेडिएशन से अर्थ कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 17%, और 34% डायरेक्ट आ गया था, यानी कि टोटल 51 अर्थ के सरफेस पे है। तो अर्थ के सरफेस से 51 निकलना भी होगा, यहाँ पे 51 आया है तो इधर से 51 जाना होगा। तो देखना ये 23 9 और क्या कहते हैं 19 वापस जा रहा है ना। तो देखना क्या होता है कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, आपको पता होगा कन्वेक्शन में क्या होता है, ये पार्टिकल ऊपर उठ करके क्या कहते हैं खुद, हाँ यहाँ पे नीचे वो गर्म जो जो पार्टिकल के पास में ज्यादा एनर्जी होगी वो ऊपर उठते हैं, फिर ऊपर जा करके अपनी एनर्जी किसी और को दे देते हैं, फिर से ऐसे धीरे 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 आते हैं। तो यही तो कर चलता था कन्वेक्शन में। तब देखना क्या हो रहा है 23% रेडिएशन हो जा रहा है डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ, उस 23 में से 17 तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन 6 क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर गेन कर ले रहा है। इसी तरीके से 9 का 9 पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर गेन कर लेता है। और क्या कहते हैं कि 19 जब कंडेंसेशन, अब क्योंकि बादल तो बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ही बनते हैं ना, बादल तो स्पेस में बनते नहीं। जब बादल स्पेस में नहीं बनते तो ये +19 कहाँ पे जाएगा, कंडेंसेशन की जो कंडेंसेशन का जो एनर्जी होगी वो कहाँ पे रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में ही रिलीज होगी। तो ये देखिए एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी हीट रह गई 6 + 9 प्लस में 19, तो ये टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। और 14 देखो पहले से ये वाला 14 है, टोटल एटमॉस्फेयर में कितने हो गए 48 रह गए, वो 48 क्या होते हैं यहाँ से लॉस हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से ये क्या हुआ हीट लॉस हो गई। ओके, फिर से मैं एक बार सोच रहा हूँ समझा दूं आपको कि क्या होता है। 100 यूनिट्स आती है, उस 100 यूनिट्स में से हमने क्या किया बताया था 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस पे, सॉरी रुक जाओ 1 मिनट, उस 100 यूनिट में से क्या होता है कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में जाता है और कुछ पार्ट क्या होता है स्पेस में, यानी वापस चला जाता है। वापस कितना चला गया 35। अब देखो इसमें मैंने बताया था कहाँ से वापस जाता है, एक जाता था क्या कहते हैं कि क्लाउड से, क्लाउड से कितना गया था 27, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कितनी हुई थी 6% की, आइस या स्नो से कितने गए थे 2, ठीक है, टोटल देखो 35 हो गया। अब एटमॉस्फेयर में भी देखो दो प्रकार के हीट गए, कुछ पार्ट क्या गया एक्चुअल में एटमॉस्फेयर के पास रहा, और कुछ पार्ट क्या कहते हैं कि अर्थ सरफेस के पास रहा। एटमॉस्फेयर में कितना है 14% और 51% किस में है, तो ये 65 इसके पास बचे थे। अब इसके पास जो 51 थे वो किसकी किसकी वजह से आए थे, 51 देखो दो तीन तरीके से आए थे। एक तो डायरेक्ट आया था, डायरेक्ट कितना आया था 34%, सॉरी डायरेक्ट कितना आया था, 1 मिनट ये देख डायग्राम देखिएगा, डायरेक्ट में कितना आया था 34, कितना 34 यूनिट डायरेक्ट आया था। और सोलर रेडिएशन के थ्रू कितना आया था, सोलर रेडिएशन के थ्रू या स्कैटरिंग रेडिएशन के थ्रू कितना आया था, स्कैटरिंग रेडिएशन के थ्रू आया था, स्कैटरिंग रेडिएशन के थ्रू आ गया था 17, तो टोटल कितना आ गया ये 51। अब समझना 51 जब अर्थ के पास में है तो अर्थ रिलीज भी करेगा। अब देखना अर्थ कितना रिलीज करती है, अर्थ जब रिलीज कर रही है कितना रिलीज करेगी, अर्थ रिलीज करती है, देखना इस डायग्राम में देखना ऊपर अर्थ ने रिलीज किए थे 23,
जब 23 रिलीज किए थे रेडिएशन के फॉर्म में, रेडिएशन किया 23, इसके पास अभी 51 थे, 51 में से रेडिएशन कितना कर दिया 23, कन्वेक्शन कितना कर दिया, कन्वेक्शन देखना ऊपर वाले डायग्राम में, देखो कन्वेक्शन कितना कर दिया है 9, ये कन्वेक्शन कितना कर दिया है 9। और कंडेंसेशन, क्योंकि बादल तो बनते कहाँ पे हैं, बादल तो बनते हैं क्या कहते हैं कंडेंसेशन, एक मिनट, बादल बनते हैं क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में, तो कंडेंसेशन भी एटमॉस्फेयर में होगा। कंडेंसेशन में कितना हुआ 19 हीट रिलीज हुई। तो अब देखना इस 23, 9 और 19, ये कितना हुआ 52। तो ये इतना पार्ट तो कहाँ पे रह गया एटमॉस्फेयर में रह गया। ये कितना पार्ट, इसका पार्ट, अब देखना ये 52 रिलीज कर दिया, अर्थ सरफेस ने रिलीज कर दिया, अर्थ सरफेस ने रिलीज कर दिया, जितना ये 51 था 51 अर्थ सरफेस ने रिलीज कर दिया, लेकिन एटमॉस्फेयर ने होल्ड कर दिया। एटमॉस्फेयर ने कितना होल्ड किया देख, एटमॉस्फेयर ने यहाँ पे देखना ये 19 होल्ड किया था, और ये 9 होल्ड किया था, और इसमें से 6% इसमें से होल्ड कर लिया था 23 में से, देखना इस डायग्राम में से। एटमॉस्फेयर ने क्या किया 17 को तो जाने दिया, देखो ये 17 चले गए, लेकिन 6% को यहाँ से भी होल्ड कर लिया था। तो टोटल कितना रह गया, यहाँ पे 6% और होल्ड कर लिया, तो टोटल हो गया 19, 19, 25, 34। और देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के पास में 14 थे, तो टोटल कितने हो गए, एटमॉस्फेयर में 48 है। अब ये 48 भी रिलीज हो जाते हैं, यानी कि टोटल हीट क्या हो गई, रिलीज हो गई, यानी जितना हीट आया था उतना हीट क्या हुआ, चला भी गया। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब नेक्स्ट बात आती है वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस। क्या होता है वेरिएशन का मतलब, क्या हो रहा है, चेंजेस इन द नेट हीट बजट, नेट हीट बजट में कितने चेंजेस हैं, ठीक है, कितना चेंजेस आ रहा है अर्थ के सरफेस में। देयर आर वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव होगा, अर्थ के सरफेस पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिसीव होगा। कुछ पार्ट में क्या होगा, हीट क्या होगी सरप्लस, सरप्लस मतलब ज्यादा, और कहीं पे कुछ पार्ट में क्या होगी कमी होगी। जैसे समझना, हो सकता है कि हो सकता है कि हो सकता है कि इस पार्ट में, ये पोल है ना, और ये क्या है इक्वेटर, तो क्या होता है इक्वेटर के पास में ज्यादा लाइट आती है, यानी कि ज्यादा हीट होती है, तो यहाँ हीट सरप्लस हो सकता है, और ये पोल पे क्या होती है हीट कम आती है, यानी कि यहाँ पे हीट डेफिसिट भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि वेरिएशन होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव अर्थ के सरफेस पे कितना होगा, वो वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है। तो उसके लिए हमने एक ग्राफ बना लिया, क्या बना लिया, लैटिट्यूडनल वेरिएशन। लैटिट्यूडनल वेरिएशन का मतलब हो गया कि लैटिट्यूड के साथ में रेडिएशन में, लैटिट्यूड के साथ में रेडिएशन में कितना चेंज आता है। हमने अब किसका ग्राफ बनाएंगे, लैटिट्यूड के साथ में कितना चेंजेस आता है। ओके, तब देखना यहाँ पे एक डायग्राम हमने बना रखा है, ये है, यहाँ पे देखो जीरो लैटिट्यूड है, और याद करो ये होता है लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्लोब पे उन्हें लैटिट्यूड बोला गया। 0 डिग्री लैटिट्यूड कितना किसका होता है, इक्वेटर का ही तो होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड कितना होता है, इक्वेटर का होता है। इक्वेटर के इस साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, साउथ, यानी कि ये 10 डिग्री साउथ हुआ, 20 डिग्री साउथ हुआ, 30 डिग्री साउथ हुआ, 40 डिग्री साउथ हुआ, ऐसे चलते जाओ, और ये इक्वेटर का नॉर्थ हुआ। यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है,
इक्वेटर में 10 डिग्री, जैसे हमने देखो लैटिट्यूड ऐसे पढ़ रखे हैं ना, देखना यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे समझ लो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ऐसे लाइंस थी ना, तो इन्हीं को तो बोला गया। तो एक्चुअल में ये साउथ में ऐसे थे, तो हमने क्या कहते हैं कि ये समझ लो यहाँ पे ये नॉर्थ साइड में हुआ, ये साउथ साइड में हुआ। तो अब देखो ये पोल वाला हिस्सा हुआ ना, बताया था पोल वाले हिस्से पे लाइट क्या पकड़ती है, कम पड़ती है, और इक्वेटर वाले हिस्से पे क्या होती है, लाइट सबसे ज्यादा आती है। तो देखो इक्वेटर वाले पे क्या हुआ, हीट किस में है, सरप्लस में है। ये देखना, एक चीज और बता देता हूँ इसके पहले, इसको समझने से पहले, इस डायग्राम को समझने से पहले उसको समझ लेते हैं पहले। अभी ये समझ में आ गया ना कि क्या कहते हैं कि क्या होता है 0 डिग्री की, सॉरी, हाँ लैटिट्यूड क्या होता है। अब देखना एक चीज और बता दे रहा हूँ, इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, इस डायग्राम में देखना क्या है कि जब क्या कहते हैं कि सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन क्या है, ऐसे डॉट इस लाइन से है, सीधी लाइन से, और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को हमने डॉट 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 से कर दिखा है। यानी कि अगर सोलर रेडिएशन ऊपर है, सोलर रेडिएशन ऊपर है, और ये डॉट डॉट वाला नीचे पार्ट है, डॉट डॉट वाला नीचे पार्ट है, ऐसे समझ लीजिए, तब समझ लेना हीट सरप्लस में है। जहां जहां पर ऐसा होगा हीट सरप्लस में है। और जब क्या कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर होगा ग्राफ में, और ये नीचे होगा, तो क्या कहते हैं कि अब समझ लेना हीट क्या है, डेफिसिट में है। क्योंकि अब हम जितना रिसीव कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हम रिलीज कर रहे हैं। याद करो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या होता था, एनर्जी रिलीज्ड बाई अर्थ सरफेस। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम रिसीव ज्यादा कर रहे हैं इसमें, और इसमें हम रिलीज कम कर रहे थे। इसमें हम क्या, इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, हम रिसीव कम कर रहे हैं अब बल्कि रिलीज ज्यादा कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पर भी देखना, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन ऊपर है क्या, डॉट वाली। अब क्योंकि ये डॉट वाली लाइन ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेफिसिट होगा। इस वाले रीजन में देखो क्या हो रहा है, इस वाले रीजन में डॉट, क्या डॉट वाली लाइन क्या है, नीचे है, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नीचे है, और ये वाली लाइन क्या है, ऊपर है। यानी कि यहाँ पे हम ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और पहले भी मैंने बता रखा है, ये देखो ये 40 वाला पार्ट है, 40 से इधर 40 तक, इधर 40 से लेकर के 40 तक हम ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, और रेडिएट कम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इधर ये पोल साइड में जैसे जैसे हम जा रहे हैं इधर, ये पोल साइड में होगा, साउथ पोल की साइड में, इधर नॉर्थ पोल की साइड में। यहाँ पे फिर से देखो क्या हो रहा है, हम हीट कम रिसीव कर रहे हैं, रेडिएट ज्यादा कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया, ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि क्या कहते हैं कि क्या है क्या नहीं ये चीजें, कि मतलब कि कैसे ये लैटिट्यूड के साथ में चेंज हो रही है, कैसे ये लैटिट्यूड के साथ में हमने कितना रिसीव किया, कितना नहीं रिसीव किया, ये सारी चीजें हमारी क्या हो रही हैं, पता चल जा रही है कि कितना वेरिएशन होता है, कहाँ पे हीट सरप्लस है, कहाँ पे नहीं। क्या, अब मैं फिर से बता देता हूँ, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये है, देखना यहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ, 300, यानी कि हमने तो रिसीव किया 300, हमने हीट कितना रिसीव किया 300, और यहाँ पे हम हीट कितना रिलीज कर रहे हैं 250। तो यानी कि पास हमारे पास ज्यादा, सरप्लस का मतलब ज्यादा होता है, तो यानी कितना ज्यादा है हमारे पास, 50 ज्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, हम रिसीव तो कर रहे हैं 100, लेकिन रिलीज कितना कर रहे हैं 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हम रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ डेफिसिट ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। वैसे भी मैंने बता रखा है कि देखना ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर के से जैसे जैसे आप पोल साइड में बढ़ते जाओ, तो ये पोल नॉर्थ पोल की साइड में है, ये इक्वेटर से साउथ पोल की साइड में, यहाँ पे देखो, तो जब आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल या इक्वेटर के से साउथ पोल बढ़ते जाओगे, तो आपका क्या होता है कि हीट का इंसोलेशन कम होता है, इंसोलेशन डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं, सॉरी, जैसे जैसे हम इक्वेटर से साउथ या इक्वेटर से नॉर्थ जाना शुरू करेंगे, तो दोनों साइड में क्या होता है, क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन क्या होगा, कम होता है। तो जब अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहते हैं कि वहां पे क्या कहते हैं कि हीट क्या होगा, डेफिसिट में है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात ये है कि अगर ये ऐसा ही होगा,
तो इक्वेटर को तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जो यहाँ पे हीट रिसीव सरप्लस में हुई है, इक्वेटर पे जो हीट क्या कहते हैं कि सरप्लस में रिसीव हुई है, वो इक्वेटर से एनर्जी का फ्लो इधर होता है, पोल वर्ड्स में जाते हैं। किधर जाते हैं? पोल वर्ड्स में। पोल वर्ड्स, पोल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं पोल वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो ये पोल की ओर चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं? पोल की ओर। तो यहाँ पे इसको हीट मिल गई, इसको भी हीट मिल गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, ना तो यहाँ पे पूरा एक्सट्रीम ठंड हो पाती है, ना तो यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी हो पाती है। ना तो इक्वेटर पे क्या होता है एक्सट्रीम गर्मी, नहीं तो पूरी की पूरी चीजें क्या कहते हैं कि जलने लगेगी। और वहीं पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे सरप्लस ही रहे, सोचो, एक मिनट, क्या मैंने बताया, अगर यहाँ पे सरप्लस ही रहे तो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि हमेशा यहीं पे तो, हमेशा के लिए तो यहाँ पे गर्मी ही गर्मी होगी। और यहाँ पे हमेशा डेफिसिट रहे तो यहाँ पे एकदम फ्रोजन हो जाएगा, एकदम पूरे की पूरी सारी की सारी चीजें जम जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी चीजें जम जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डेफिसिट में है। यहाँ पर डेफिसिट में है तो सारी की सारी चीजें क्या होगी, जम जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, एकदम समझ लो इतनी गर्मी होगी कि इवन बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ से हीट क्या होती है, पोल की तरफ फ्लो हो जाती है, तो यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। जैसे एक बात समझना कि अब जैसे आपके, आप लोगों के पापा पैसा कमा करके लाते होंगे या मम्मी पैसा कमा करके लाती होंगी, फिर क्या होता है, आप लोग खर्च करते हो। तो अगर सोचो, आप लोग अगर खर्च नहीं करो तो क्या होगा, पापा मम्मी के पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन आप लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, आप तो हमेशा डेफिसिट में रहते हो ना, आप तो हमेशा डेफिसिट में रहते हो। तो फिर क्या करते हैं, ये गए पापा पैसा दे दो, पापा पैसा दे दो या मम्मी पैसा दे दो, इधर से पापा से पैसा ले लिए इधर से। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यानी कि उनका सरप्लस, तुम्हारा डेफिसिट, सब मेंटेन हो जाता है और इस प्रकार से परिवार चलता रहता है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये डेफिसिट और क्या कहते हैं कि ये सरप्लस आपस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और एक प्रकार से मेंटेनेंस चलता रहता है, सब जगह पे इक्वलिटी चलती रहती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये बता रहा था कि लैटिट्यूड के साथ में हीट सरप्लस होती है सब जगह पे, अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी ना सेम ही होगी, सेम इंसुलेशन होगा हर जगह पे। तो कहीं पे सरप्लस होता है, कहीं पे कुछ। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये जो हमने लिख रखे हैं, क्या क्या बता रखा है आपको, मैंने बता रखा है कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द नेट रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ, कितना बैलेंस हुआ, रेडिएशन बैलेंस कितना हुआ, कितना नेट नेट रेडिएशन बैलेंस। देखना क्या होता है कि जो अभी द फिगर शोज दैट, जो अभी हम फिगर देख करके हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज अ सरप्लस नेट ऑफ रेडिएशन, मैंने पहले भी बताया था, वो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच में क्या था, सरप्लस था। और वहीं पे क्या था, पोल्स पे क्या था, डेफिसिट था। ये कहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, इस डायग्राम की बात करें, जो हमने ये डायग्राम देख रखे थे। इस डायग्राम में कह रहा है कि 40 डिग्री नॉर्थ और ये 40 डिग्री साउथ, हाँ सॉरी 40 डिग्री साउथ, ये यहाँ यहाँ पे क्या है, सरप्लस है। और इस वाले रीजन में क्या है, डेफिसिट है। कह रहे पोल साइड में क्या है, डेफिसिट। यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखना फिर से क्या लिखा हुआ है कि द फिगर शोज दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन, जो नेट रेडिएशन है उसका सरप्लस कहाँ पे है, 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में। और उसका डेफिसिट कहाँ पे है, डेफिसिट का मतलब कमी, कमी कहाँ पे है, पोल्स की साइड में। ओके, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक्स। पहले भी मैंने आपको बताया, ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न के पास का जो एरिया होता है उसे ट्रॉपिक्स बोला जाता है। तो वही लिखा हुआ है, द सरप्लस हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, वो जो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में था, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूट होता है किधर, पोल वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब मैंने बताया हुआ है, जैसे कहते नहीं, फॉरवर्ड, बोलते हैं फॉरवर्ड, मतलब क्या होता है, आगे की ओर। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर। तो वैसे ही पोलवर्ड्स, पोलवर्ड्स का मतलब क्या होगा, पोल की ओर। और वैसे मान लो लिख दिया धीरज वर्ड, तो धीरज वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, धीरज की ओर। ओके, तो यानी कि ऐसे समझ लीजिए, वर्ड्स का मतलब जहाँ पे जैसे जैसे लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीडिस्ट्रीब्यूट होती है
पोलवर्ड्स की साइड में। एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत हीट नहीं हो जाते। अकमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट कह रहा है कि ट्रॉपिक्स बहुत ज्यादा हीट नहीं जमा कर लेते। अकमुलेशन का मतलब है जमा करना, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। वो क्या करते हैं, ज्यादा हीट नहीं जमा करते, बल्कि क्या करते हैं वो हाई लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हुआ, वो 40 डिग्री से 50 60 70, यानी कि उधर ही तो पोल थे। मैंने बताया अभी पोल वर्ड्स, यानी कि उधर ही तो पोल है, तो यानी कि वो पोल की तरफ क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब परमानेंटली फ्रोजन टू द, और वही उसी तरीके से क्या होता है वहां पर भी, उसी तरीके से पोल पे भी क्या होता है, उसी तरीके से पोल पे भी क्या होता है, पोल पे भी क्या होता है कि पूरी तरीके से फ्रोजन नहीं हो पाता। पूरी तरीके से फ्रोजन क्यों नहीं हो पाता, यानी पूरी तरीके से जम नहीं, क्यों नहीं पाता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उधर से री हीट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये उसको जमने से बचा लेता है। ओके, अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। तो वो मैंने आपको हीट सरप्लस ये सब बता दिया, अब बात करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो क्या होता है, द टेम्परेचर होता क्या है समझना। सबसे पहले समझो, टेम्परेचर का एक्चुअल में मतलब होता है कितना कोई भी चीज गर्म है, उसको मेजर करना। तो यानी कि यहाँ पे देखना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड। कोई भी चीज कितना गर्म या कितना ठंडा है, जैसे समोसा खरीदने जाओ कहते हैं बड़ा ठंडा है भैया, गर्म करके दे दो। तो क्या होता है, तो यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, डिग्री ऑफ उसका देखते हैं हॉटनेस। हाँ, कोई भी चीज कितना क्या कहते हैं कि गर्म है, कोई भी चीज कितना हॉट है, या कोई भी चीज कितना कोल्ड है, वो बताता है टेम्परेचर। ओके, यानी कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ थिंग या प्लेस। हो सकता है कोई भी प्लेस हो सकता है कोई भी थिंग हो, वो कितना हॉट या कितना कोल्ड है, ये बताते हैं हम टेम्परेचर से। अब देखो क्या होता है कि जब अर्थ पे हीट, मैंने बताया अर्थ पे इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन विद द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस क्रिएट्स हीट। यानी कि क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे हीट आ जाती है। जब वो इंसोलेशन रिसीव करता है तो मैंने पहले भी बताया अर्थ हीट अप हो जाती है। वो जो अर्थ हीट अप हो जाती है उसको मेजर किससे करते हैं, उसको मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर, कि 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, किसके टर्म में मेजर करते हैं, जो अर्थ, सुनना फिर से समझना, अर्थ ने रिसीव किया इंसोलेशन, यानी कि अर्थ ने सोलर रेडिएशन को रिसीव किया, अर्थ हीट अप हो गई। जब अर्थ हीट अप हो गई तो उसको हम जब मेजर करेंगे कि, तो हम कैसे बताते हैं, टेम्परेचर से बताते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है तो इसका मतलब ये हीट अप हो गई। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो हम बता देंगे कोल्ड हो गई। तो यानी कि यही बात समझ आए। ओके, हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, जबकि मैंने पहले ही बता दिया टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर बता रहा है कि कितना हीट, डिग्री ऑफ हॉट और डिग्री ऑफ कोल्ड। और वहीं पे हीट क्या है, हीट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है किसका, जो पार्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो होते हैं उसे बोला जाता है हीट। हीट एक्चुअल में जब देखना, हीट हमेशा क्या होता है, फ्लो होती ही रहती है, जब तक फ्लो में है तब तक हीट है, बस यही समझना है। ओके, जब जैसे यहाँ पे देखो कि एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, ये ज्यादा से ज्यादा ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर तो नहीं फ्लो होगा ना, टेम्परेचर थोड़ी ना फ्लो होता है, फ्लो होती है हीट। तो यानी कि हीट क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हीट क्या होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज। ओके, हीट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो फ्लो होती है। कैसे, मैंने पहले भी बता रखा है हीट को फ्लो होने के 3 तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब वो डिपेंड करता है किससे हो रहा है। तो जब तक हीट का जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, उसी को बोला, जो पार्टिकल्स का होता है उसी को बोलते हैं हम हीट। अब क्या होता है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या होता है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये सब किसके बेसिस पे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, देखो कैसे, जैसे कश्मीर में क्या है, कश्मीर में टेम्परेचर बहुत कम है, दिल्ली में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कभी कभी क्या होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो। और
कहाँ पे हो ये तो मैटर करता है ना। अगर जहां वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे, लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, समंदर के किनारे हो या नहीं हो। जैसे गर्मियों में क्या होता है, अब पता चलता है कि क्या कहते हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है, वहीं पे मुंबई में गर्मी कम है। और कहते हैं कि मतलब कि कहते क्या है कि होता ही है ऐसा। मुंबई में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती। वहीं पे क्या कहते हैं दिल्ली में देखिए, तो दिल्ली में क्या होता है, ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। और वहीं पे क्या कहते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यानी कि जो टेम्परेचर होता है, हाँ, टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत सारे कारणों से क्या होता है, चेंज होता है। अब समझते हैं सबसे पहला लैटिट्यूड क्या होता है। हम लोग बहुत बार इतना पढ़ चुके हैं कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लैटिट्यूड इतनी बार आ चुके हैं कि अब तो समझ में ही आ गया होगा, ये 0 डिग्री नॉर्थ है, यानी 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री यहाँ पे पहले भी मैंने बता रखा है कि जो ये पार्ट होता है ट्रॉपिक वाला पार्ट, जिसको टोरिड जोन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 23.5 जो है, और ये 23.5 नॉर्थ है, 23.5 क्या कहते हैं साउथ है। इसके बीच को क्या बोलते हैं, टोरिड जोन बोलते हैं। इस टोरिड जोन में क्या होता है, लाइट एकदम सीधे पड़ती है हमेशा। लाइट क्या होती है हमेशा, लाइट मतलब कि सन का जो रेज होती है वो लगभग लगभग सीधे पड़ती है। तो यानी कि जब सीधे पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो देखो लैटिट्यूड ऑफ प्लेस पे समझ में आया ना। और वहीं पे क्या होता है, पोल पे देखिए, पोल पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। पोल पे टेम्परेचर कम होता है ना, क्योंकि वहां पे तो माइनस में टेम्परेचर होता होगा। क्यों माइनस टेम्परेचर, क्योंकि भाई वहां पे तो देखो इधर लाइट ही नहीं पड़ती कभी कभी तो। इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइट का मतलब होता है सन की लाइट नहीं पड़ रही है। नहीं तो सोचो कि मैं टॉर्च लेकर के चला गया और वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लाइट तो पड़ रही है सर यहाँ पे तो, अब टेम्परेचर क्यों ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं, सन की लाइट नहीं पड़ रही है। ओके, तो यानी कि और यहाँ पर भी सन की लाइट नहीं पड़ रही है। यानी कि अगर मैं ऐसे आपको बोलूं, ये है एक पार्ट ए और एक पार्ट ये है बी, तो यहाँ पे बी वाले पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और ए वाले पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो क्योंकि जितना हम पोल से दूर जाएंगे, जितना भी लैटिट्यूड जो होगा वो पोल से दूर होगा, उतना ही उसका टेम्परेचर कम होगा। पहला समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। सेकंड क्या लिखा हुआ, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कितनी ऊंचाई पे हो आप। हाँ, कितनी ऊंचाई पे हो। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं तो हवा में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कितनी ऊंचाई का मतलब है कि आप जैसे ये समंदर का तल है, समंदर का तल मतलब लेवल, सी लेवल जो होता है, क्या होता है, सी लेवल। अगर आप सी लेवल पे हो या किसी पहाड़ पे हो, अगर आप सी लेवल पे हो ना, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जबकि क्या कहते हैं कि आप किसी पहाड़ पे रहते हो, तो क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्यों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाते हैं, तो क्या होता है, हर एक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप सी लेवल पे रहोगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा, और पहाड़ पे रहोगे तो कुछ और होगा। यानी कि टेम्परेचर देखिए अलग अलग हो गया। ओके, समझ आया कि नहीं समझ आया। टेम्परेचर क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। हमें समझ आ गया कि अब यहां से तो हमें समझ आ गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, 165 मीटर गए, टेम्परेचर कम हुआ। फिर से अगला 165 गए और टेम्परेचर कम हुआ, अगला 165 गए और टेम्परेचर कम हुआ। यानी कि एल्टीट्यूड के ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जितना आप समंदर के किनारे हो या समंदर से दूर हो, उससे भी आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड करता है। ओके, अब क्या होता है कि आपका लोकेशन, यानी कि सी से कितना दूर हो कितना पास हो। अगर मैं बात करूं, समझना, इसको समझते हैं कैसे, मुझे बताना। सबसे पहले अगर मान लो कि जितनी हीट मतलब सन से हीट आ रही है, 1 मिनट, ये समझ लो, मैंने ऐसे बना दिया, ये समंदर है, ये समंदर का किनारा है। अब ये हो गया
देखो ये पानी भी भर दिया मैंने, ये बन गया क्या कहते हैं कि समंदर, ये हो गया सी, और ये हो गया लैंड। अब मुझे बताना, अगर मैं सेम हीट दूं दोनों को, सेम अमाउंट ऑफ हीट आ रही है सन से, तो मुझे बताना समंदर जल्दी गर्म होगा या लैंड। समंदर जल्दी गर्म होगा या लैंड, यानी कि सी में ज्यादा टेम्परेचर होगा या लैंड पे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ये मैं बता देना चाहता हूं आपको, क्या होता है, जो सी के पास के जो पार्ट होंगे उनका हायर टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आपको पता है यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होगा या यहाँ पे, समझना। ऐसा कभी पढ़ रखा है कि क्या कहते हैं कि लैंड जो होता है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखना कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, मोर होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा। कैसे होता है, जो लैंड वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, वो क्या करता है, टेम्परेचर को जल्दी गेन करता है, मतलब कि हीट को जल्दी गेन करता है। वो हीट को क्या कहते हैं कि जल्दी रिसीव कर लेता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर जो होता है वो क्या कहते हैं कि हीट को जल्दी रिसीव नहीं कर पाता। वाटर जो होता है वो स्लोली हीट अप होता है। वाटर क्या होता है, वो स्लोली हीट अप होता है। वाटर कैसे हीट अप होता है, स्लोली। ऐसा कभी, एक मिनट, अभी एक एक एग्जांपल दूंगा, बताता हूँ, देखना। यहाँ पे ये क्या है, लैंड है, तो ये क्या कहते हैं कि हीट अप जल्दी होता है, हीट अप फास्ट। और ये क्या कहते हैं कि ये हीट अप स्लोली होता है। क्यों होता है, इसमें देखना क्या होता है, हीट अप स्लोली। एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे कभी ठंडियों में जाओ किसी नदी के किनारे, हाँ, जनवरी का महीना हो, और किसी नदी के किनारे जाओ। अब ये नदी है, नदी के किनारे क्या होती है, सैंड होती है। नदी के किनारे क्या होती है, सैंड होती है। अगर एक बार क्या कहते हैं कि दिन में जाओ, हाँ एकदम, एक बार मैं जून के महीने में जाओ दिन में, एकदम दिन में। अब जब जून के महीने में जाओगे, दिन में जाओ, तो क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या नाम है, ये रेत होती है साथ में, और ये नदी है। अब जब सैंड पे जैसे ही पैर रखोगे ना, इतना बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और वहीं पे जाओगे पानी, तो पानी में क्या होता है, क्योंकि धूप तो उतनी है, ये पानी को भी ऐसे उबलना चाहिए, लेकिन सैंड इतनी गर्म होती है और पानी इतना ठंडा होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो सैंड है या जो लैंड है, ये सब क्या करते हैं, हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। और जबकि वहीं पे जो क्या कहते हैं कि जो वाटर है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है। अभी और ऐसा और एग्जांपल देखो, जो जनवरी के महीने इसी नदी में जाओ, जनवरी के महीने में जब जाओगे, सुबह सुबह जाओ, 3-4 बजे जाओ, तो क्या होता है, नदी का जो पानी होता है ना, वो क्या होता है, गर्म होता है। नदी का पानी जब देखोगे तो क्या होता है, गर्म होता है। वहीं पे जो सैंड होती है एकदम ठंडी होती है। अगर 3-4 बजे जाओ, सैंड एकदम ठंडी होगी, ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। और वहीं पे क्या कहते हैं कि जब पानी में जाओगे तो गर्म होता है। समझो, जनवरी के महीने की बात करूँ एकदम ठंडी में, लेकिन फिर भी क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लैंड क्या होता है कि जल्दी से क्या कहते हैं कि हीट को रिलीज भी करता है, और जल्दी से हीट को रिसीव भी करता है। और वहीं पे क्या कहते हैं कि सैंड जो जो वाटर है, वाटर वो स्लोली स्लोली रिसीव भी करता है, और स्लोली स्लोली क्या करता है कि रिमूव भी करता है, यानी रिलीज भी करता है। तो यानी कि सैंड ने क्या किया था यहाँ पे, जल्दी से हीट को रिसीव रिसीव किया, और जल्दी से हीट को रिलीज भी कर दिया। और जबकि वहीं पे क्या कहते हैं कि ये क्या है, वाटर ने, वाटर देर में रिलीज करता है, देर में। तो यानी कि बस हमें यहाँ पे ये समझना था कि जो क्या कहते हैं कि सी होगा वो, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि अगर हम सी के पास में हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और सी से दूर होंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे अभी मुंबई और दिल्ली का एग्जांपल बताया था। देखो गर्मी क्या होता है, सन तो वही है, लाइट, लेकिन क्या होता है, क्योंकि मुंबई समुंदर के किनारे है भाई, और जबकि क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम जहाँ पे हैं, यानी कि दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही, मतलब कि क्या कहते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसका रीजन क्या है, समंदर का किनारा जो होता है। यानी कि अब एयर मास सर्कुलेशन समझ,
एयर मास सर्कुलेशन क्या बताता है कि हवा हवा का कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखना यहाँ पे दो चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, एक मिनट बस। सी ब्रिज लैंड ब्रिज का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, पहले बहुत ज्यादा सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा क्लास 6, 7, 8, 9 में, या 10th में भी पढ़ रखा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा। तो अब देखो सी ब्रिज या लैंड ब्रिज क्या होता है, कभी इसके बारे में सुना है या समझा है? चलो मैं बताता हूँ आपको कि सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है। ये है, मैंने पहले ही बताया, ये है समझ लो समंदर। ओके, ये क्या है, समंदर है। अब जब हवाएं समंदर से लैंड की तरफ जाने लगे तो उसे बोलते हैं सी ब्रीज। हाँ, क्या बोलते हैं उसे, सी ब्रीज बोलते हैं। और जब क्या कहते हैं कि हवाएं जब क्या कहते हैं कि लैंड से समंदर की तरफ जा रही होंगी तो उसे बोला जाता है लैंड ब्रीज। ओके, क्या सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, समझ में आया? जहां से जनरेट होती है वो चीज को नाम लेना पड़ता है बस, आपको समझ में आ जाएगा। जहां से जनरेट होती है, देखो ये ये हीट कहाँ से, ये क्या कहते हैं, हवा कहाँ से चल रही है, लैंड से चल रही है, इसलिए इसका नाम हुआ लैंड ब्रीज। ये हवा कहाँ से चल रही है, समंदर से चल रही है, इसका नाम सी ब्रीज। अगर कोई हवा नॉर्थ से चलना शुरू करे तो उसका नाम दे देंगे नॉर्थ ब्रीज। उसकी हवा क्या कहते हैं, साउथ से चलना शुरू करेगा, साउथ ब्रीज। यानी कि जहां से जनरेट होती है उसका नाम। अब देखो सी ब्रीज क्या होगा। अब पहले इतना तो बात समझ में आ गया आप लोगों को, सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में। आपको तो ये समझ में आ गया सी ब्रिज क्या है, लैंड ब्रिज क्या है। अब मैं बता रहा हूँ कि सी ब्रिज में क्या होता है, लैंड ब्रिज में क्या होता है। देखो दोनों ही, ये चाहे सी ब्रिज हो चाहे लैंड ब्रिज हो, कोई भी होता है, अगर ये हवाएं जहां पर भी पहुंचेंगी वहां का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यही तो एयर मास, यहाँ पे एयर मास सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो एयर यहाँ से यहाँ जा रही होगी वो क्या होगा, अपने साथ में एयर को कैरी करके रखेगी। और जहां पे, अब क्योंकि हमें पता है कि जो कहीं पे जो वार्म एयर होगी, जो, हाँ, वार्म एयर, जहां पे वार्म एयर जाएगी वहां पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, जहां पे कोल्ड एयर जाएगी वहां पे क्या होगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो ये है यहाँ पे। अब अगला आता है नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ओल्ड ओशियन करंट्स। अब कहीं पे ओशियन करंट्स का मतलब क्या होता है कि ये कहते हैं कि, समझना, अब मान लो कि वार्म एयर करंट्स है, सॉरी वार्म ओशियन करंट्स है, वार्म टेम्परेचर है, तो वहां का जब पानी गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या होगा, पानी गर्म होगा। तो क्या कहते हैं कि जैसे समंदर का वो किनारा जो जहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी तो उसमें हायर टेम्परेचर होगा, जहाँ पे क्या कहते हैं कोल्ड ओशियन करंट्स होंगी वहां पे कम टेम्परेचर होगा। एक अगला आ गया लोकल एस्पेक्ट। लोकल एस्पेक्ट का मतलब होता है वो एरिया, मतलब कुछ उसके लोकल रीजन्स होते हैं। लोकल रीजन्स का मतलब होता है कि जैसे वहां पे पहाड़ है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वहां पे आपने घर कैसा बन रखा है कैसा नहीं बन रखा है, हाँ, कितना वहां पे वेजिटेशन है, कितना पेड़ पौधे हैं कितने नहीं पेड़ पौधे, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का जो टेम्परेचर होता है कहीं पे, मतलब जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ये सब इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ रखा है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, एक एक चीज समझा दी है। ओके, तो ये आपको ये समझ में आ गया, एल्बिडो बता दिया, एल्बिडो का मतलब क्या था। एल्बिडो का मतलब था कि कितना हीट अमाउंट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसको बढ़िया से करिएगा, बढ़िया से समझिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।